साल 1979 में ईरान में एक इस्लामिक क्रांति हुई थी, जिसके बाद ईरान की सरकार बदल गई। ईरान क्या था और ईरान क्या हो गया वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन वो जो इस्लामिक क्रांति हुई थी उसमें दो चेहरे प्रमुख तौर पर थे, एक थे खुमैनी और एक थे खामेनी। 1979 से लेकर अगले 10 साल तक जो खुमैनी थे उन्होंने ईरान की सत्ता को चलाया और उसके बाद से लगातार ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर अली खामेनी जो हैं वो बैठे हुए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से इजराइल ये दावा कर रहा है कि जब तक खामेनी की वो हत्या नहीं कर देता, जब तक खामेनी नहीं मारे जाते, तब तक इस जंग का रुकना नामुमकिन है। ट्रंप की तरफ से भी यह बयान दिया गया था कि हमें पता है कि खामेनी किस लोकेशन पर है, कहां खामेनी है, लेकिन अभी हम उन्हें मारेंगे नहीं, अभी नहीं मारेंगे या फिर नहीं मारेंगे। या फिर जिस तरीके से इजराइल इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी मौत के बाद ही यह युद्ध थमेगा। इजराइल ईरान की जनता के सामने भी यह प्रस्ताव रख चुका है कि वो सड़कों पर उतरें और जो 1979 से पहले का ईरान हुआ करता था वैसा ईरान बनाए। ईरान उस वक्त से पहले लगभग यूरोप की तरह दिखा करता था, पूरी तौर पर खुलापन वहां था, मॉडर्नाइजेशन वहां था, मतलब महिलाओं को, लड़कियों को हर काम करने की आजादी थी। लेकिन जैसे ही इस्लामिक क्रांति हुई वहां मतलब इस्लामिक रूल पूरी तरीके से आ गया और ईरान ने यह ठाना कि ईरान अपने ही दम पर आगे बढ़ेगा, अपने ही दम पर खुद का विकास करेगा और ईरान ने वो करके भी दिखाया। आज ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी ईरान के पास है वो मतलब बहुत बेहतर है, रशिया भी उसके ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब यह खबर और ज्यादा बड़ी तब हो जाती है जब यरूशलेम पोस्ट में एक रिपोर्ट छपती है और इस रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि खामेनी ने अपने 3 संभावित उत्तराधिकारियों के नाम पर मोहर लगा दी है। लेकिन इस दौड़ में इन जो 3 नामों की लिस्ट सौंपी है इसमें उनके बेटे शामिल नहीं है। यरूशलेम जो पोस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी ने 3 वरिष्ठ मौलवियों के नाम अपने उत्तराधिकारी के रूप में आगे कर दिए हैं। इजराइल के साथ जो संघर्ष चल रहा है उसमें अगर उनकी हत्या होती है तो उस हालत में उन तीनों में से किसी भी एक नाम को पदभार दिया जा सकता है। खामेनी ने ईरान के सर्वोच्च नेता चुनने वाले विशेषज्ञों की सभा को यह निर्देश दिया है कि वो उनके द्वारा दिए गए 3 नामों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुन सकते हैं। यह कदम उस गंभीरता को भी दिखाता है जिसे 86 साल के नेता शायद महसूस कर रहे हैं। फिलहाल वो अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं, किसी सुरक्षित जगह पर हैं और बाकी विश्वसनीय जो सहयोगी हैं उनके माध्यम से वो अपने देश के आला अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने संभावित उत्तराधिकारियों के नाम सामने रख दिए बल्कि वरिष्ठ कमांडरों के मारे जाने की स्थिति में प्रमुख सैन्य पदों के लिए बैकअप की भी घोषणा कर दी है। अब यहां समझना यह जरूरी हो जाता है कि जो नाम दिए गए हैं खामेनी की तरफ से उनमें उनके बेटे का नाम शामिल क्यों नहीं। देखिए इजराइल का एक पैटर्न है, सबसे पहले वो टॉप की लीडरशिप को ध्वस्त करता है। मतलब गाजा की बात कर ले या सिनवार को मारा हो, मतलब तेहरान में भी घुसकर हमास के टॉप लीडरशिप को खत्म किया हो, और अब भी 12 जून को जब अटैक किया गया तो इजराइल को चलाने वाली जो टॉप लीडरशिप है उस पर वो अटैक किया गया, उन्हें सबसे पहले मारा गया। और गाजा के मामले में हमने देखा है कि हमास का जब टॉप लीडर मारा गया उसके बाद उस पद पर जिस व्यक्ति को बिठाया गया इजराइल ने उसे मारा, उसे मारने के बाद हमास ने फिर जिस व्यक्ति को उस पद पर बिठाया इजराइल ने फिर उसे मारा। तो शायद ऐसा हो सकता है कि अगर इजराइल ये कदम उठाता है खामेनी की हत्या करने का और उसके बाद इनके पद पर जो बैठेगा, जो भी इनका उत्तराधिकारी होगा, जाहिर सी बात है इजराइल उसे भी टारगेट करेगा। तो अपने बेटे को बचाने के लिए हो सकता है कि इस सूची में खामेनी ने अपने बेटे का नाम नहीं दिया है। बाकी ये दावा है और रिपोर्ट्स कह रही हैं ऐसा, बाकी ऐसा है या नहीं है उस बात की हम पुष्टि नहीं करते। रिपोर्ट्स के माध्यम से खबर चल रही थी जो आपके सामने हमने पहुंचाई है। बाकी अपने बेटे का नाम उत्तराधिकारी की लिस्ट में ना शामिल करने पर आप कैसे देखते हैं इस कदम को, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।